और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की बात होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा पर करप्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर आई और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के मामले में सस्पेंस गहरा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जज यशवंत वर्मा के घर कैश मिला था या नहीं, और कितना मिला, कहां से मिला। यह मामला ऐसे समय में आया जब लोगों का सरकारी संस्थाओं से विश्वास उठता जा रहा है। जस्टिस वर्मा के घर मिली नकदी से न्यायपालिका, जिस पर जनता का बेइंतहा भरोसा है, उसकी साख पर सवालिया निशान है और जरूरी है कि इस भरोसे को बनाए रखें। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों चर्चा में है। कैश, तबादला, जांच और अफवाह। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर बड़ी तादाद में कैश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान घर से बड़ी तादाद में बेहिसाब कैश मिला है। खबर ये भी आई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश करने वाला फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले से हड़कंप मच गया और ये पूछा जाने लगा कि आखिर ये सिफारिश करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में इन हाउस जांच शुरू कर दी है। दरअसल खबर है कि होली की छुट्टियों पर जस्टिस वर्मा ने सरकारी बंगले में आग लग गई। बताया गया कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त जस्टिस और उनका परिवार घर पर नहीं थे। दावा किया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद बेहिसाब कैश मिला। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कैश बरामदगी के दावे को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के ल्यूटियंस दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने के मामले में सस्पेंस गहरा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जज यशवंत वर्मा के घर कैश मिला था या नहीं। जस्टिस के घर बेहिसाब कैश मिलने का मामला राज्यसभा में भी खूब गूंजा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ये मुद्दा उठाया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि इस घटना की जानकारी तुरंत सामने नहीं आई। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. ये मामला ऐसे समय में आया जब लोगों का सरकारी संस्थाओं से विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे में न्यायपालिका को बिल्कुल साफ सुथरा दिखने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में न्यायपालिका से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। 90 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज शामित मुखर्जी ने रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया था। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरण ने भी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया था। सवाल है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे तो इससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जस्टिस वर्मा के मामले में निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई पूरे देश के सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर। सूर्या मैथिल हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक। आशुतोष मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक। रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आशुतोष जी, इस पूरे मसले में एक ही सवाल है। सवाल ये कि भाई अब भरोसा हम किस पर करें, क्योंकि ये मामला किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी अधिकारी के घर से पैसे मिलने का नहीं है। और ये हमने देखा जज के घर से अगर पैसे मिलने की खबर, और उसे लेकर भी अभी पुष्टि
हो नहीं रही है, कितना मिला कि नहीं मिला, और तमाम चीज़ें अफवाह बताया जा रहा है, इन सब के बीच जांच तबादला, क्या इस मामले में एक ठोस नज़ीर पेश करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए? एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए कि अगर जज जो है घूसखोर बेईमान है तो उसको भी सजा सख्त से सख्त मिलेगी। जैसे कि कुछ वकील लोग कह रहे थे कि भाई किसी के यहाँ 15 लाख रुपए मिल जाएं अगर किसी सरकारी अफसर के पास, तो उसको तो आप तुरंत सस्पेंड कर देते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इनके यहाँ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन तथाकथित 15 लाख से ज्यादा रुपए पाए गए हैं। बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जजों पे सवाल आज केवल करप्शन पे नहीं उठते, कई जज हैं उन पे ये भी सवाल उठते हैं कि भाई वो पहले किसी राजनेता से इसलिए जज बन गए, ना कि डिजर्विंग थे इसलिए। तो वो पिछले कई सालों से जजों पे उंगलियां उठती रही हैं। और अगर अब ये हद हो जाएगी कि भाई जज में और नॉर्मल एक जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, तो जैसे आपने बड़े सही बात कही कि अगर विश्वास उठ गया तो फिर तो अराजकता आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी जुडिशरी ऐसी होती है। हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती हैं, ये उसी तरह का है। तो ये कहना कि सारे सब लोग बेईमान हैं, ये अनुचित होगा। जैसे कि नहीं, लेकिन एक परसेप्शन बनने से सरकारी नौकर हो चाहे नेता हो, यही एक परसेप्शन बनने से रोकने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं कि सभी अब नेताओं के बारे में क्या है परसेप्शन, नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में परसेप्शन लोग बना लेते हैं, ठीक है सब बेईमान हैं। ये न्यायपालिका के बारे में कम से कम एक लाइन किसी से भी पूछिएगा कि साहब तो भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, हमें न्याय पर भरोसा है, यही लाइन हम सुनते हैं। देखिए ये इसके अगर आप याद करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, और वो हर भारतीय ये चाहता है कि जो जज हो वो उस पंच परमेश्वर की तरह हो, जो कि अपनी दोस्ती और अपने जो भी आउटसाइड के उसको ना ध्यान दे, बल्कि केवल फैक्ट्स पे जो है और कानून के हिसाब से न्याय दे। ये हर भारतीय की इच्छा है। और आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि अगर ये हट गया एक विश्वास जो है न्यायपालिका से, तो देश का क्या होगा। तो मैं तो नहीं समझता कि उठना चाहिए विश्वास है हर जगह। और उसके लिए जरूरी है कि एक ठोस कार्रवाई, ठोस मैसेज देने की कोशिश। सूर्या मैथिल जी, इसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट अगर उसके पास कोई जानकारी है तो चाहे वो कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो चाहे हाई कोर्ट कर रहा हो, सरकार को उनको वो जानकारी दे के एक सही निर्णय पर पहुंचने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास एजेंसीज ज्यादा हैं जो इसको जो है मदद कर सकती हैं। और ये खबर ये भी आई कि जज साहब जो हैं यशवंत वर्मा जी, उनके खिलाफ सीबीआई ने 2018 में एक एफआईआर भी दर्ज की थी। करीब 98 करोड़ के गबन और घोटाले का ये पूरा मामला था। ये कैसे हो सकता है कि सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद फिर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज तक पहुंच जाते हैं? सूर्या मैथिल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। झा साहब देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केवल अफवाहों के आधार पर, मैं एक फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, केवल अफवाहों के आधार पर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक सिटिंग जज जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कंडक्ट कर दी है, तो ये बताता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो कितनी ज़्यादा संजीदा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले ये जो अफवाह उड़ी, जो तथाकथित जो बताया गया कि 15 करोड़ के आसपास में कैश जो है वहाँ पर मिला, तो वो जो तथाकथित कैश मिलने की बात थी, वहाँ पर इंसिडेंट ये था कि वहाँ आग लगी, वहाँ पर फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स पहुँचे, वहाँ उन्होंने आग बुझाई और आग बुझाने के बाद उनको ये मिला कि वहाँ पे कैश था। लेकिन इसके साथ साथ आज जो फायर ब्रिगेड ने रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक मैंने पढ़ा है कि उसमें ऐसे किसी भी कैश मिलने की कोई भी संभावना को उन्होंने डिनाई किया है। मतलब
आप जिनके आधार पर कह रहे हैं कि ये कैश मिला, इस आदमी को कैश मिला, इनको कैश मिला, वहां पर वो खुद कह रहे हैं कि भैया मुझको तो कोई कैश नहीं मिला, ना हमारे ऑफिसर्स को मिला। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए जब हम बात करते हैं न्यायाधीश की, जब हम बात करते हैं जजों की, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो न्यायमूर्ति होते हैं उनके साथ में कम लोग होते हैं, उनके विरोध में ज्यादा लोग होते हैं। हर एक आदमी बहुत आसानी से किसी पर भी टिप्पणी कर सकता है। कोई भी फैसला यदि कोई जज लेता है तो वो जिसको गिल्टी देगा वो गिल्टी उनका विरोधी होता है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी लॉबी उनके खिलाफ काम शुरू कर देती है। तो मेरा ये मानना है कि हमको किसी को भी मीडिया ट्रायल में नहीं फंसाना चाहिए जब तक नहीं, कोई नहीं, मीडिया concrete- ट्रायल नहीं है। हाँ। मैं भी इसी मुद्दे पर मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि जी। हमें उस परसेप्शन को बनाने से रोकना होगा बिल्कुल। मिलकर कि ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ खबरें आई, अफवाह है मैं या क्या यही है, कह रहा हूं झा वो साहब। जांच का विषय 20 सेकंड। लेकिन एक परसेप्शन बनने लगा या सोशल ना मीडिया ना का ना दौर है, ना ना ना, इसमें वही तो मैं कहना चाहता उसे हूं। हमें रोकना होगा क्योंकि आप- ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। सुमित जी आप देखो ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि आज भी आम आदमी का पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, हाई कोर्ट पे, कि एक सिटिंग जज जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं मिले उनके खिलाफ, अब तक कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफर जो है, उनके जो गृह एरिया है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही साथ एक इंक्वायरी कंडक्ट कर दी गई। आप सोचिए ये कितना अच्छी चीज है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे न्यायतंत्र के लिए, कि वहां पर यदि कोई बात आई, कोई भी अगर 99.9% जो है चीजें झूठ हैं, कहीं 0.1% भी उनको अगर ऐसा महसूस होता है कि हाँ कुछ हो सकता है, एक बिल्कुल ये अच्छी बात है, जुडिशियल ये अच्छी ऑफिसर बात के है। ऊपर अगर कहीं कोई अफवाह भी उड़ी है हाँ। तो उसको वेरीफाई और करना सुप्रीम कोर्ट अत्यंत की तरफ आवश्यक से है। कहा भी गया है कि जी। जो जांच है और ये जो तबादला है, दोनों अलग अलग विषय अलग अलग विषय हैं। तबादला कॉलेजियम करता है और समय समय पर करता रहता है, बिल्कुल करता रहता और है। ये जांच एक अलग विषय है। लेकिन रविंद्र कुमार जी बेहतर बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। रविंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत बहुत तेजी से इसमें दिखा। अफवाहें, खबरें जो भी उनके पास पहुंची, खबर चीफ जस्टिस तक, वो तुरंत उन्होंने कॉलेजियम की इमरजेंसी बैठक बुलाई, कमेटी का गठन किया और जांच, मुझे लगता है खबर ये भी है कि जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। ये देखिए अभूतपूर्व घटना है कि किसी न्यायाधीश के घर पर करोड़ों रुपए मिले। अब तक की जो ज्ञात खबरें हैं वो पुरानी एक आती हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक जज थी निर्मल जीत कौर, उनके घर पर जो है एक रविंद्र सिंह नाम के एक मीडिएटर ने 15 लाख रुपए भिजवाए थे, और बाद में पता चला कि उनके जब असिस्टेंट ने उसे खोला तो ये पैसे, उसने कहा ये कैसे आए। बाद में मालूम करने पे पता चला कि निर्मल यादव करके एक जज थी, उनके घर ये डिलीवर होने थे, और तब ये मामला लंबा चला। उसके बाद उनको पद से हटना पड़ा और निर्मल यादव का ट्रायल जो है चंडीगढ़ में जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की, वहां हुआ और उनको सजा मिली। तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में जनता अपनी राय जरूर देती है, लेकिन जब ऐसे प्रमाण आ जाएं, और पहली बार ऐसी भारत के 75 साल के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये खबर आई कि एक जज के यहाँ 15 करोड़ मिले हैं, तो जो सिंबॉली वाला कांड है तो उसके कागजात मेरे पास अब से नहीं बहुत पहले से हैं, और वो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 900 करोड़ रुपए जो है कई बैंकों ने दिए। अच्छा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने जिसमें दिए। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले के बारे में बता रहे हैं आप? उसमें जी हाँ, जी। सिंबॉली जो है हापुड़ में एक बड़ी मिल है और उसमें बड़े घपले चलते हैं, तो वहां पर जो है 900 करोड़ के घपले में इनके नाम जो है एक एफआईआर दर्ज थी। उसके बाद ये 2016 में एक न्यायाधीश बने। 900 करोड़ नहीं है, मुझे लगता है 97.85 करोड़ आपके पास में तथ्य ही नहीं है वैसे मेरे साथ। 97.85 करोड़ मुझे ऐसा लगता है वकील साहब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको आवश्यकता है इसकी। वहां पर अभी जो मैं यहाँ पे इनकी लाइन देख रहा था ब्रेकिंग न्यूज में, उसमें लिख रहा था 97 पॉइंट समथिंग करोड़ था। आप 900 करोड़ रुपए बता रहे हैं। 900 करोड़ है, कंसोर्शियम है बैंकों का। आपको मैं पूरी जानकारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसीलिए डॉक्यूमेंट मेरे पास है सारे, एक नहीं है मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट है। हाँ। अगर आप ये बात कहेंगे तो मैं उससे बात नहीं, जो खबर है कि ये 97.85 करोड़ के गबन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। अब हुई, बाद में वो जो है 900 करोड़ हुए, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच पर रोक भी लगा रखी है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ।
ठीक तो है। अब जो बात है कि किसी न्यायाधीश के घर इतने पैसे मिले और नहीं मिले, यानी कि कहावत है कि न्यायाधीश को किसी भी, या हमारे यहाँ एक पुराना जो रोमन हम ज्यूरिस सिस्टम को स्वीकार करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि सीजर वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, उसे संदेह से परे होना चाहिए। और हमारे न्यायाधीशों को, हमारे जो न्याय की व्यवस्था में सारे लोग हैं, वकील भी उसमें शामिल है, उन सबको संदेह से ऊपर होना चाहिए। संदेह होता है तो व्यक्ति को सामने आना चाहिए। मेरा मानना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को खुदा के कहना चाहिए कि मैं इस बारे में तथ्यों को रख रहा हूं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस वर्मा से खुद एक रिपोर्ट मांगी है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जस्टिस वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनके ऊपर पहली बार जो है महाभियोग चला था वीपी सिंह की सरकार के टाइम में, तब उस मामले में रवि रे जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसे स्वीकार किया था, उन पे इम्पीचमेंट मोशन चला था, उसमें कपिल सिब्बल जो है उनके वकील बने थे, और उसमें उसकी जांच से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की, सिटिंग जजों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें जस्टिस पीवी सावंत थे, जस्टिस देसाई थे और ओ चिन्नप्पा रेड्डी थे। और उन्होंने 14 काउंट में से 11 काउंट पर उनको ये माना था कि वो दोषी हैं, और उसके बाद उस पर जांच चली। तो ऐसी हालत में ये 1999 में जजेस की एक फुल बेंच की एक कमेटी हुई थी, जिसने कहा कि एक एथिक्स होने चाहिए, और एथिक्स के वकील साहब, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, वकील साहब एक प्रश्न है छोटा सा मुझे आपसे। देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये केस और केसों से बिल्कुल अलग है। कारण क्या है कि एक मकान में आग लगी, वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो है आग को बुझाया, और आग को बुझाने के बाद एक अफवाह उड़ी कि वहां पर 15 करोड़ रुपए मिले। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? आपको भी ये जानकारी होगी, या आपके पास और भी कुछ तथ्य हैं? नहीं उड़ी, उसकी वीडियोग्राफ है, उन पैसों के वीडियोग्राफ है। सर वीडियोग्राफ सुन लीजिए ना, 2 मिनट। आप भी वकील हैं साहब, आप भी वकील हैं। एक मिनट सर, इसका जवाब दे लेंगे। वीडियो जो है वो वीडियोग्राफी किसने करवाई और क्या वो वीडियो एक मिनट चीफ जस्टिस के पास भेजे गए? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं एक मिनट सर, आप भी वकील हैं। मैंने क्या बोला, ये विवेचना का विषय है, हम किसी को कल्पित नहीं कह सकते, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 सेकंड सुन लीजिए ना साहब। अरे वकील साहब सुनिए ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ही पता है आज का जमाना एआई बेस्ड जमाना है, किस प्रकार से देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के विषय में, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के विषय में किस प्रकार से एआई के द्वारा डीप फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, ये जग जाहिर है। और एक देश के जाने माने न्यायाधीश, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज का जो कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत आसान हो जाता है कभी कभी, ठीक है। पहले तो ये आग कैसे लगी? क्या ये साजिशन तो नहीं थी कि उनके मकान में पहले आग लगाई गई जब वो वहां नहीं थे, और वहां पर फिर जब आग लगाने के बाद जब फायर फाइटर्स पहुंचे उसका ये वीडियो मिल गया? तो ये एक विवेचना का विषय है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं इन्वेस्टिगेशन के, और उनका तत्काल ट्रांसफर हो गया है। खैर, वो कहा जा रहा है कि दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है। हमारे जो जुडिशरी सिस्टम में देश के करोड़ों नागरिकों का जो विश्वास है वो बढ़ा है। यदि किसी के ऊपर एक उंगली भी उठी है तो उस व्यक्ति को उस तत्काल संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह एक्शन लिया। ये अपने आप में ही एक स्वागत योग्य है और हमें सबको स्वागत करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं कौन सा विरोध कर रहा हूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं। आप सीधा उनको मैं क्या कह रहे हैं, उसको डिसीजन दे दिया आपने कि हाँ वो तो कल्पित हैं। आप खुद बार बार बोल रहे हैं, जबकि मैंने आपसे क्या बोला? आप एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको तथ्यों को देश के सामने, लेकिन एक बात, देश के लीडिंग चैनल में बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। किसके विषय में हम बात कर रहे हैं, सोचना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम सवाल, तमाम साजिशें हो सकती हैं, इसमें जांच का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी टीम है वो जांच करेगी अपने स्तर पर जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस का स्वतः संज्ञान लेना और इस पूरे मामले में एक्टिव होना, कुछ तो बात रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिव होते हैं, कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, कुछ तो उनके पास ऐसा सबूत पहुंचा होगा। अफवाह पर तो बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, अफवाह पर तो कमेटी का गठन नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा वीडियो, कुछ ऐसा एविडेंस तो उनके पास पहुंचा होगा। देखिए, आप समझिए कि ये सारी बात जो है इस समय पब्लिक डोमेन में है,
प्रेस को ये बात पता है, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना वक्तव्य भी आ चुका है, उनका स्पष्टीकरण भी आ चुका है, और दिल्ली के जो फायर के चीफ हैं अतुल गर्ग, उनका भी बयान आ चुका है। पहले उनका बयान आया कि हमने कोई ऐसी सूचना नहीं दी कि यहाँ पैसे मिले, फिर उनका बयान आया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जिसमें मैंने कहा हो कि पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ एक से तरह मैं पुष्टि कर रहे एक हैं। सवाल जो उठता है, सूर्या मैथिल जी, मैं उसका आता हूँ आशुतोष जी। सवाल ये कि पहले भी ये आप सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है आमने सामने कॉलेजियम को लेकर, अब यहाँ पर कई बार सवाल ये भी उठते रहे हैं कि जज की नियुक्ति या फिर फाइलें न बढ़ने को लेकर किरण रिजिजू का बयान आया था, उसके बाद फिर रिएक्शन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सरकार भी तो कहती रही कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और तमाम चीजें हैं। सूर्या मैथिल जी, देखिए झा साहब, ये जो कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग करना और ये जो विषय है, ये दोनों पहली बात अलग अलग है। रही बात जहां तक मैं भी इस बात नहीं, इसमें इसीलिए क्योंकि आप किसी जज की नियुक्ति कैसे करते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं। सरकार ये चाहती है कि इसको और पारदर्शी बनाया जाए। किरण रिजिजू का बयान था, बिल्कुल पारदर्शी, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। नहीं, तो उसके कारण मैं इसे जोड़कर देख रहा हूं कि उसके कारण अगर इस तरह की खबरें आती मैं भी ये हैं मानता करप्शन हूं, की। देखिए मैं भी ये मानता हूं कि हमारे यहाँ पर ग्रेड 3 की भी अगर सर्विस लेनी होती है तो उसके लिए भी टेस्ट होता है, उसके लिए भी मेरिट्स निकलती है। तो इस देश के भाग्य को तय करने वाले असीमित शक्तियों वाले जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, उनके लिए भी टेस्ट होना चाहिए, उनके लिए भी एक सर्विसेज होनी चाहिए। जिस तरह इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, इंडियन सिविल सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इसी प्रकार से एक देश के अंदर जुडिशरी सर्विस के अंदर है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी अपॉइंटमेंट जो है उसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से यूपीएससी। आशुतोष जी, ठीक है, जल्दी से सर, आशुतोष जी आप भी इस बात से राय रखते हैं? मैं इसलिए इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये मोदी सरकार ने, चाहे वो जस्टिस अखिल कुरैशी रहे हो या जस्टिस मुरलीधरन हो, 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया था क्योंकि ये उनके फैसलों से अनकंफर्टेबल थे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, पहली बात। और फिर वही बात कि आप क्योंकि इस बात से घबराते हैं एज अ पॉलिटिशियन कि ये जज कहीं इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ना लेना चाहे, आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हम लोग ये, अगर आप विदेशों में देखें, जैसे अफ्रीका है, वहाँ पे जजेस अपॉइंट होते हैं ऑन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, और वो कैसे दिक्कत करते हैं, कैसे न्याय को रोकते हैं, ये हम लोग के सामने जो है एकदम दिखता है। हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई इतनी बड़ी, बहुत से जजेस यहाँ पे भी हुए हैं जो मोदी भक्त निकले हैं, जो बाद में वो हुए, तो कोई यहाँ पे ऑन क्या कहलाता है पॉलिटिकल व्यूज किसी को बाहर अगर रखा है तो मोदी सरकार ने रखा है। 2 जजेस का नाम तो मैंने आपको बताया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मैं आजादी से अब तक, एक सेकंड, अगर मैं आजादी से जाने का वक्त नहीं है, इतिहास में जाने का वक्त नहीं है। आजादी से आशुतोष जी, मुझे लगता है कि तो आप हैरान रह जाएंगे। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि वकील के चैम्बर में सुनने को मिला था किस प्रकार से यही खत्म करेंगे, ये चर्चा का विषय हो सकता है।